Good afternoon, guys. Welcome to Talent Blazer, India's latest tech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav, and I'm a teacher and mentor in this journey. And I have been taking UGC NET Paper 2 Commerce for a while now. And in today's class, we will start with Unit 7 titled Banking and Financial Institutions. Right, so आज की क्लास में we'll start with Unit 7. As I just told you, Banking and Financial Institution इसका नाम है. तो इससे फर्स्टली यू नीड टू नो अबाउट बैंक्स के रिगार्डिंग, राइट. तो इस हिस्ट्री में यू हैव टू इस यूनिट में यू हैव टू नो अबाउट बैंक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक जो होते हैं, शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक्स, एनबीएफसी जो है हमारे जो बैंक्स नहीं होते हैं बट काफ़ी सारे फंक्शन ऐसे परफॉर्म करते हैं जो बैंक्स ही परफॉर्म करते हैं. सो उसके बारे में बात करी जाएगी. फिर उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिगार्डिंग एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाएगी जिसमें हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. तो बिल्कुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या इम्पैक्ट रहा है इंडिया की जर्नी, इंडिया की ग्रोथ पे. और वहीं फिर बैंकिंग का भी एक मेजर इम्पैक्ट क्या रहा है ऑन इंडिया. सो बैंक से रिलेटेड जो है आज की क्लास में विल डिस्कस दैट, एंड नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस अपॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, विल टच अपॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राइट. टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वीडियो और पर्टिकुलरली दिस यूनिट काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए. एग्जामिनेशन में बैंक से काफ़ी रिलेटेबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. समटाइम्स दे आर प्रीटी मच थ्योरेटिकल इन नेचर, राइट. दे वांट टू नो टेस्ट योर मेमोरी. और काफ़ी टाइम क्या होता है, बैंक से रिलेटेड आपको जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कैटेगराइजेशन में मिलता है कि ये बैंक किस में आता है, ये बैंक किस कैटेगरी में एंड अप करता है, राइट. तो उसके बारे में हमें क्वेश्चंस मिलते हैं. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है. जब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे तब मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है. तो वॉट हाउ मेनी क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस वन इन योर एग्जामिनेशन. तो इस यूनिट से यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 2 to 5 क्वेश्चन जो है मुझे लगता है कि आपके आ सकते हैं एग्जामिनेशन में. काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूनिट बन जाता है. और डिफ़िकल्टी वाइज इट्स ईजी टू मॉडरेट. अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं इसको डिफ़िकल्टी से कैटेगराइज करना चाहता इस यूनिट को, ठीक है, ईजी टू मॉडरेट में एंड अप करेगी. बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है ये यूनिट. और अगर इसके नेचर की बात करूँ, सो दिस इज प्रेटी मच थ्योरेटिकल इन नेचर. प्रैक्टिकल ओरिएंटेड इसमें से आपको कुछ नहीं मिलता, थ्योरेटिकल नेचर है. और करना भी वही है फिर आपको प्रैक्टिकल पे एनहांस में. जैसे मैंने बोला आगे जो यूनिट्स आएंगी आपके सिलेबस में, जब इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे तो यू हैव टू बी थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं. बट उसमें भी नेचर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में जब वो यूनिट आएगी तब उसके बारे में बात करेंगे. तो इस यूनिट की इंपॉर्टेंस तो मैंने बता दी. अब स्टार्ट करते हैं पहला बैंक से रिलेटेड, बैंकिंग के बारे में. एंड विल स्टार्ट विद कमर्शियल बैंक्स. आपने देखा हो कमर्शियल बैंक्स, हम कमर्शियल बैंकों से घिरे हुए हैं. अगर आप देखें, सबसे कमर्शियल बैंक हमारे वो बैंक्स हैं, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक. जो हम जनरल पब्लिक है उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं. मतलब कि आप बैंक में जाओ अपने पैसे जमा करा सकते हो, वो कमर्शियल बैंक फंक्शन और फीचर प्रोवाइड कराता है. और इसके साथ ही काफ़ी सारी फाइनेंशियल सर्विस भी देता है. जैसे हमें पता है लोन्स देता है और एडवांस देता है. दे प्ले अ क्रूशल रोल इन इकोनॉमी बाय फैसिलिटेटिंग द फ्लो ऑफ मनी. ठीक है, इस फ्लो को अब देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली क्या होता है, मनी क्रिएशन की प्रोसेस कैसे चलती है. ठीक है, पहले हम डेफिनेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे कमर्शियल बैंक की, जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है क्या करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं किससे, जनरल पब्लिक, पीपल लाइक यू एंड मी, राइट. सो वी कैन ओपन अप एन अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में. करंट अकाउंट में यू कैन नॉट डिपॉजिट, वहाँ आपके पैसे होते हैं, इंटरेस्ट नहीं मिलता है वहाँ पे, राइट. सेविंग अकाउंट में आपको डिपॉजिट करा दो तो इंटरेस्ट मिलता है. करंट में भी आपके पैसे डिपॉजिट होते हैं बट उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है. अब थोड़े बहुत नए नए बैंक्स आ रहे हैं जो करंट पे भी देते हैं, ट्राई करते हैं. सो दोज आर डिफरेंट फीचर्स, उस पर इतनी डिटेलिंग की जरूरत नहीं. बट हाँ, सेविंग अकाउंट में जहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलता है वहाँ पे आपका एक तरीके से यू सेव योर मनी देयर एंड यू अर्न मनी ऑन इट, राइट. अब वो बहुत ज़्यादा नहीं होता. एज यू नो, मेजोरिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड यू 3% interest on your सेविंग अकाउंट, राइट. ठीक है, आजकल आपने ऐड देखी होगी 7% इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट.
तो कभी इफ यू एवर एवर गेट टाइम, कभी उन बैंक्स की वेबसाइट पे जाना, उन टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ना कि वो एक्चुअली 7% कब देते हैं। इट्स नॉट दैट ईजी, इट्स नॉट दैट सिंपल, ठीक है, कि आप 7% आप सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट दे रहे हो, ठीक है। कुछ होती है उनकी टर्म्स एंड कंडीशन कि अगर आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ही बैंक में रखना पड़ेगा तब जाके आपको 7% मिलेगा। ओके, मनी क्रिएशन की बात करते हैं थ्रू फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। सेंट्रल बैंक क्या है, एक्सटेंड करता है लोन टू कमर्शियल बैंक। न्यू कमर्शियल बैंक मनी इज क्रिएटेड। सेंट्रल बैंक कैन ऑल्सो क्रिएट मनी बाय परचेजिंग फाइनेंशियल एसेट। सी होता क्या है, अगर मैं सिंपली अगर आपको बताऊं, मनी क्रिएशन का प्रोसेस जैसे क्या है, मैं आपको अपनी तरफ से भी बता सकता हूँ। सिंपल है, हम बैंक्स में जाते हैं, ठीक है। बैंक में यहाँ पे क्या अकाउंट खुलवाते हो, अकाउंट में व्हाट यू डू इज डिपॉजिट मनी। लेट सपोज आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दी, सिंपल जो है। कमर्शियल बैंक की मैं बात कर, ओके। कमर्शियल बैंक में गए, आपने एक अकाउंट खुलवाया, 1 लाख रुपए डाल दिए। अब एज यू नो बैंक ऑल्सो नीड टू ओन, ठीक है। बैंक का स्टाफ है, बैंक के लोग हैं, बैंक में कर्मचारी काम कर रहे हैं, बैंक का बिजली का बिल है, बैंक का रेंट है, बहुत सारे खर्चे हैं। सो बैंक ऑल्सो नीड टू ओन। आपका पैसा लेके सेफ रख के आपको इंटरेस्ट देगा ऐसा तो है नहीं, ठीक है। अब हुआ क्या, आपका 1 लाख रुपए जो होगा उसमें से काफ़ी परसेंट वो आगे लेंड करने को दे देगा। लेंड मतलब किसी और को जिसको नीड होगी वो बैंक से आके लोन ले लेगा। बैंक खुद से तो पैसा नहीं देगा, वो आपके सेविंग अकाउंट से पैसा किसी और को देगा। अब जब वो पैसा आगे ट्रांसफर होता है, एंड बैंक ऑल्सो नो दैट यू वोंट विड्रॉ योर होल अमाउंट इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, ठीक है। ट्रांजेक्शन पे भी लिमिट्स होती है एज यू नो कि कितने दिन, एक दिन में कितना विड्रॉ कर सकते हैं। और 1 लाख मैंने ऐसी एग्जाम्पल के लिए लिया है, राइट। तो वहाँ पे आप एक टाइम पे सारा का सारा पैसा नहीं निकाल सकते, बिकॉज लिमिट होती है कि एक दिन में कितना निकल सकता है, कितनी ट्रांजेक्शन वैल्यू है, कितना एग्जैक्ट अमाउंट निकल पाएगा, ठीक है। और उन्हें ही पता आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ऐसा नहीं करोगे, तो बैंक क्या करता है, आपको पैसे को लेंड करता है आगे। तो वो एक सेम पैसा, सेम अमाउंट ऑफ मनी इज गोइंग अहेड आपके बैंक अकाउंट में, वो चाहे 1 लाख रुपए दिखा रहा हो, ठीक है। दैट डजंट मीन कि बैंक के पास वो फिजिकली वो 1 लाख रुपए है। डिजिटली आपको 1 लाख रुपए दिखा रहा है कि यहाँ आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए है। तो उनको ही पता कि यू वोंट स्पेंड योर होल और एंटायर अमाउंट। सो व्हाट विल दे डू इज फेच सम अमाउंट ऑफ इट एंड लेंड इट टू समवन एल्स, ठीक है। तो वही अमाउंट, एक ही मनी और जाके क्रिएट हो रहा है, आगे फ्लो बढ़ता जा रहा है। मतलब इसी पैसे को जो आप भी अपने अकाउंट में दे सकते हो, वो बैंक किसी और को लेंड कर देगा और उस पे वो इंटरेस्ट कमाएगा। उस वो इंटरेस्ट जो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, उस इंटरेस्ट से आपके पैसे पे जो भी है इंटरेस्ट आपको पे करेगा, राइट। तो वो इंटरेस्ट का डिफरेंस आ जाता है और उसके डिफरेंस से दे अर्न सम सर्टेन इनकम, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ फंक्शंस की, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कमर्शियल बैंक के फंक्शंस। पहला है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। मैंने अभी आपको बताया कि बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, सेविंग अकाउंट खुलवाता है। बहुत सारे बैंक अकाउंट आपने देखे हैं जो खुलते हैं। फिक्स डिपॉजिट भी है, वो भी एक तरीका है हमारा। रिकरिंग डिपॉजिट भी है, राइट। फिक्स डिपॉजिट आपको पता है कि आपने एक बार ही एक इन्वेस्टमेंट कर दी, जैसे 5 लाख रुपए की आपने एफडी करा ली, कितने साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए करा ली। इंटरेस्ट कितना है, 7.1%, कुड बी 7.5 डिफरेंट बैंक में। तो आपको इतना इंटरेस्ट पे मिलेगा। मैच्योरिटी पे आपको पूरा अमाउंट मिलेगा। अगर आप बीच में एफडी तुड़वाते हो देन यू हैव टू पे सम पेनल्टी, ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट आपका फिक्स डिपॉजिट के अलग होता है। रिकरिंग डिपॉजिट में आपको लेट सपोज आपको 1000 रुपये पर मंथ देने हैं, ओके। तो ये आपने हर महीने कुछ ना कुछ पैसे डिपॉजिट कराना है, उसको हम रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। फिक्स डिपॉजिट क्या है, जिसमें आपने एक बार सिंगल अमाउंट दे रखा है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा थ्रू आउट जब तक वो आपका पीरियड है। उसके बाद मेच्योरिटी पे आपको आपका अपना अमाउंट मिल पाएगा, ठीक है। एफडी तुड़वा भी सकते हैं बट देन यू हैव टू पे पेनल्टी, ठीक है। वहीं पे रिकरिंग डिपॉजिट में आप धीरे धीरे, मतलब आपके पास 5 लाख रुपए नहीं है एग्जैक्टली, एक बारी में नहीं दे सकते, काफ़ी लोग नहीं कर पाते इतना मेजर इन्वेस्टमेंट। सो व्हाट दे डू इज बेसिकली डिवाइड कर लेते हैं उस इन्वेस्टमेंट को और धीरे 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 डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। तो ये भी फंक्शन होता है इसका। फिर लोन्स एंड एडवांसेस, लोन देती है, आपको पता है हाउसिंग लोन है वो आपको बैंक देता है, कार लोन है वो भी आपको बैंक देता है। आप जाते हो, आपको टू व्हीलर का लोन लेना है तो दैट इज ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड बाय बैंक्स। आप जाते हो, इफ यू वांट टू बाय समथिंग, लोन पे क्या है, आप जाते हो कुछ नया लेना चाहते हो, साथ आपकी, हाँ लेट सपोज कार का एग्जांपल लेते हैं, कार कॉस्ट जो है 12 लाख रुपए करती है। तो
आप लोन लोगे बिकॉज लेट सपोज यू डोंट हैव दैट अमाउंट ऑफ मनी, तो लोन बैंक आपका डीलर को पे कर देगा, ठीक है। लोन में आपको पहले क्या है, एक सम देना पड़ता है, जो हमारा इनिशियल सम जो कहते हैं उसको, दैट वुड बी अराउंड लाइक 1.5 या जितना भी होगा, बाकी सारे आपके इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट जाएगा, ठीक है। इंस्टॉलमेंट्स में आप अब बाकी का सारा पेमेंट करते रहोगे और इस पे बैंक आपसे कुछ इंटरेस्ट लेगा और इस इंटरेस्ट से वो अपनी इनकम बनाता है, राइट। बिकॉज बैंक क्या है, आपके लिए एक टाइम पे पूरा पेमेंट कर रहा है और बैंक उस पैसे से कुछ और अर्न कर सकता था, बट बिकॉज वो बैंक आपके बिहाफ पे कर रहा है तो वो आपसे ज़्यादा ही वसूलेगा। ऐसा नहीं है कि वो नो कॉस्ट पे काम करेगा, बिकॉज दे ऑल्सो हैव टू अर्न मनी। तो लोन्स एंड एडवांसेस देते हैं, ओके। उसके बाद क्रिएशन ऑफ क्रेडिट का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, राइट। सो व्हाट इज बैंक बेसिकली डूइंग, बैंक इज लेंडिंग दैट अमाउंट जो आपके सेविंग अकाउंट में, बिकॉज बैंक नोज दैट यू वोंट बी यू एज इन, आप पर्टिकुलरली आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर किसी की बात कर रहा हूँ। तो बैंक को भी पता है कि उस सारा का सारा अमाउंट इंसान एक दिन में विड्रॉल नहीं कराएगा। सी, बैंक इसके लिए द बेस्ट थिंग is that people keep their money safe with them, ठीक है। मतलब सेविंग में उनके पास पैसा रहेगा, बेसिकली कहने का क्या मतलब। आपको देखो बैंक वाले काफ़ी बार पुश करते हो, सर एफडी करा लो, फिक्स डिपॉजिट करा लो, आरडी करा लो। बेसिकली उनका कहने का क्या मतलब है कि आप एक लिमिटेड टाइम तक आप उतना पैसा उनके पास रखो, ठीक है। सेविंग अकाउंट में क्या होता है, बिकॉज यू हैव द राइट, आप कभी भी सेविंग अकाउंट में पैसे विड्रॉ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बैंक मना कर देगा, बैंक ने लिमिट्स जरूर लगा रखी है, बट ऐसा नहीं है कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते अमाउंट। आप पूरा का पूरा अमाउंट विड्रॉ कराना चाहते हैं, क्लोज कराना चाहते हैं, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। एफडी में क्या है, टाइम ड्यूरेशन दे रखी है। आप टाइम ड्यूरेशन से पहले पैसे लेते हो तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। इसीलिए एफडी के लिए वो इतना ज़्यादा पुश क्यों करते हैं, वो कि इतने टाइम तक के लिए उनके पास अमाउंट रहेगा, उस अमाउंट को वो काफ़ी जगह लेंड कर पाएंगे, उस लेंडिंग अमाउंट से वो बहुत ज़्यादा अर्न कर पाएंगे और वही इंटरेस्ट आपको वो पे कर देंगे, तो उनके लिए वो बहुत बेनिफिशियल रहता है। सो बैंक्स वॉन्ट दैट यू कीप योर मेजोरिटी ऑफ अमाउंट विद देम, उनके सेविंग अकाउंट में रखो या फिक्स डिपॉजिट करा लो, उनके पास रहना चाहिए पैसा। जितना भी पैसा बैंक के बाहर है वो प्रॉब्लम है, ठीक है। वो प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि वो उनके पास नहीं है तो वो आगे ग्रो कैसे कर पाए, मल्टीप्लाई कर पाए, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, ठीक है। इसके बाद पेमेंट सर्विस है, अगर आपको बैंक से पेमेंट करनी है थ्रू चेक, अगर आपको पेमेंट करना है या फिर डेबिट कार्ड्स जो हमारे हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, इतनी सारी पेमेंट सर्विसेज आ गई है विद टाइम, और अब तो यूपीआई भी आ गया है, राइट। तो आपके पास बैंक में भी, अगर आपने देखा होगा तो बैंक के ऐप, अगर इफ़ यू आर यूजिंग एनी ऐप, तो वहाँ पे भी यूपीआई पेमेंट का मेथड होता है हमारे पेमेंट और सर्विस में। हमारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र भी है, एनईएफटी जो हमारा होता है मनी बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करने के लिए, और एक हमारा आरटीजीएस होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस। इसमें याद कर लेना कि जो एनईएफटी है, और ये इसमें क्या होता है, आपकी जो पेमेंट है कुछ आवर्स के बाद जाती है, मतलब कुछ घंटों के बाद ये क्लियरेंस होता है। आरटीजीएस जो होती है उसी टाइम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। इसके बाद एक और जो होता है हमारा आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये भी एक सर्विस का तरीका होता है। अब आरटीजीएस आईएमपीएस एक तरीके से सेम है, बट आईएमपीएस में लिमिट होती है, मतलब कम अमाउंट की। आरटीजीएस में इतनी लिमिट नहीं होती, मतलब उससे ज़्यादा के लिए यूज़ करा जाता है आईएमपीएस, अप टू 1 लाख, और ये बढ़ता रहता है, अप टू 1 से 2 भी हो सकता है, और उसके ऊपर लेट सपोज 2 से ऊपर आप आरटीजीएस का यूज़ कर सकते हो, एंड उसके लिए यू हैव टू पे सम चार्जेस, ठीक है। आरटीजीएस पे यू हैव टू पे सम चार्जेस, आईएमपीएस पे यू हैव टू पे सम चार्जेस, एनईएफटी पे आपके कोई चार्जेस नहीं होता। तो बट इट इज़ टाइम टेकिंग, बट अगर आपको इमीडिएट ट्रांसफ़र करना है तो आप आरटीजीएस यूज़ करोगे, जब बड़ा अमाउंट होगा आईएमपीएस जो आपका कम अमाउंट होगा। तो ये हमारी पेमेंट सर्विस भी बैंक देता है, इसका याद कर लेना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और जैसे मैंने आपको और बताया कि पेमेंट सर्विस में हमारे क्रेडिट के थ्रू भी है, क्रेडिट कार्ड, चेक्स, बहुत सारे हमारे पेमेंट सर्विस के मेथड्स हैं, ओके।
अब बैंक क्या है, आपको इन्वेस्टमेंट सर्विस भी देता है। इन्वेस्टमेंट सर्विस में अगर आपने देखा होगा, बैंक की अगर कभी भी आप ऐप देखते हो, तो बैंक में आजकल आपको ऑप्शन मिलता है टू इन्वेस्ट, ठीक है? आप अकाउंट खुलवा सकते हो, ब्रोकरेज अकाउंट खुलवा सकते हो। सो ब्रोकरेज अकाउंट भी खुलवा सकते हो। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज। आपको इन्वेस्टमेंट में हेल्प भी कर देता है आपके लिए। आपने देखा है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स भी होते हैं, जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बैंकर्स है। तो इन्वेस्टमेंट भी हमारा एक फंक्शन हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एजेंसी। एजेंसी का क्या फंक्शन है? आपके बिहाफ पे वो चेक कलेक्ट कर लेते हैं। सी, कुछ बैंक के अलीट कस्टमर्स होते हैं। So as they know that these elite customers are very, very much oriented towards their businesses and they don't have so much time कि छोटे मोटे काम करना है। तो बैंक क्या करता है, उनका एजेंट बन के काम कर लेता है, उनके बिहाफ पे चेक्स कलेक्ट कर लेगा, डिपॉजिट करा देगा, पैसे जो भी आएंगे अर्न करेंगे। सो दीज आर द फ्यू बेसिक सिंपल फंक्शन जो नॉर्मल इंसान तो खुद कर लेता है, बट इफ वी आर आई एम टॉकिंग अबाउट द रिचेस्ट क्लाइंट्स द बैंक है, ठीक है? क्लियरिंग हाउस के फंक्शंस भी होते हैं, कुछ भी ड्यू सेटलमेंट है वो भी बैंक हमारा हमारे बिहाफ पे कर सकता है, क्लियरिंग हाउस का काम कर देता है। फॉरेन एक्सचेंज सर्विस, इफ़ यू वांट, आपको फॉरेन करेंसीज की ज़रूरत है, तो एज यू नो आजकल फॉरेक्स कार्ड्स आ चुके हैं। दूसरी बात, हमारे आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स है, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स भी हमारे अवेलेबल होते हैं, तो जिससे फॉरेन एक्सचेंज की सर्विस भी आपको प्रोवाइड करी जाती है। रियल टाइम जो भी आपके करेंसी के रेट चल रहे होंगे, उसमें दे कैन प्रोवाइड यू द फिजिकल करेंसी एज वेल। ओके, तो ये हमारे मेजॉरिटी फंक्शन है कमर्शियल बैंक्स के। ओके, तो अब बात करते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स के। स्केड्यूल, नॉन स्केड्यूल, पब्लिक, प्राइवेट, कोऑपरेटिव बैंक्स। सी, द कमर्शियल बैंक्स हमारे ऐसे डिवाइडेड है, शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक। इसको कैसे डिवाइड करा है मैं अभी आगे बताता हूँ। आरबीआई की गाइडलाइंस है, उसके थ्रू एक शेड्यूल में जो भी 1934 के एक्ट में है, जो जो उसमें आता है उनको हम शेड्यूल बैंक बोलते हैं, जो उसमें नहीं आता उसको हम नॉन शेड्यूल बैंक कहते हैं, ठीक है? अब आज की डेट में 19 शेड्यूल बैंक्स आर वैलिड। हर जो बैंक है वो आरबीआई के अंडर ही आता है। तो अब कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जो नॉन शेड्यूल बैंक की कैटेगरी में रहा हो। अर्लियर देर वर, बट अब सबके सब शेड्यूल आ गए हैं, उस शेड्यूल बैंक्स में आते हैं, उसी में अब काम करते हैं, ठीक है? पब्लिक सेक्टर बैंक, एज नेम सजेस्ट, विच आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है? द मेजोरिटी ऑफ ओनरशिप इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, उसको हम पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं। इसमें हमारे जो कॉरपोरेशन होती हैं उनको हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बोलते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का कोई शेयर नहीं होता। और ये फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन बैंक के जो हमारे शेयर्स होते हैं फॉरेन कंट्री वाले, उनको फॉरेन सेक्टर बैंक्स बोलते हैं। एक एक करके पढ़ते हैं डिटेलिंग में कि क्या एग्जैक्टली शेड्यूल बैंक है, नॉन शेड्यूल बैंक है और हमारा कोऑपरेटिव बैंक। तो फर्स्टली शेड्यूल बैंक। See, scheduled banks are those financial institutions that are included. You have to mark this one. I'll just highlight. ये काफी important है. Included in the second schedule of Reserve Bank of India Act. ठीक है? Reserve Bank of India Act 1934. These banks need to fulfill certain criteria and adhere to the regulations set by the RBI. ठीक है? As you know, Reserve Bank of India 1935 क्या कोलकाता में एस्टैब्लिश हुआ था सबसे पहले, और जो उसका करंट हेडक्वार्टर्स है वो है मुंबई, ठीक है? हम सबको लगता है कि मुंबई में ही इस्टेब्लिश हुआ था, नहीं। अगर इसकी इस्टेब्लिश की अगर मैं बात करूँ 1935 में, पर इसका एक्ट जो है 1934 का है। ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग, जो हम बिल्डिंग की इस्टेब्लिशमेंट ऑफिस की बात करें, 1935 कोलकाता में हुआ था। मुंबई में 1937 के लिए परमानेंटली शिफ्ट हो गया था, एंड सिंस देन ये आज तक वहीं पर ही इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है? हमारे आरबीआई के गवर्नर कौन है? शांतिकांता दास है। तो दीज आर फ्यू फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। ओके, दीज बैंक नीड टू फुलफिल सर्टेन क्राइटेरिया एंड एडहर टू रेगुलेशन सेट बाय आरबीआई। जो भी शेड्यूल बैंक होंगे उनको आरबीआई ही गवर्न कर रहा है। कुछ उन्होंने सर्टेन क्राइटेरियाज दे रखे हैं, उनको ही फॉलो अप करता है और तब जाके शेड्यूल बैंक के अंडर कैटेगरी में एंड अप करता है। फिर इसके कुछ फीचर्स की अगर मैं बात करूँ, देखो सब्जेक्ट क्या है हमारा, रेगुलेशन जो भी होगा आरबीआई उसी से चलेगा। एलिजिबल फॉर लोन्स एंड अदर फैसिलिटीज फ्रॉम द आरबीआई। देखो कभी कभार क्या होता है, आप कमर्शियल बैंक के पास पैसे नहीं होते, राइट? तो बिकॉज आपका नेचर ही ऐसा, यू नीड टू ट्रांजेक्ट, आपको बिकॉज हमने देखा कि काफ़ी वाला बैंक्स
ऑल्सो फेल्स, राइट। अगर आपको 2008 का एग्जाम्पल याद होगा, ऑस्ट्रेलिया सॉरी यूएस क्राइसिस का, जो हमारा एक मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस था। दो इंडिया वॉज इन इम्पैक्टेड दैट मच, बट हाँ एक ग्लोबल क्राइसिस भी बोल सकते हैं, यूएस से बड़ा बेटर वर्ड होगा ग्लोबल क्राइसिस। तो लेमैन एंड ब्रदर्स जो हमारी कंपनी थी, लेमैन एंड ब्रदर्स, आई होप आई एम स्पेलिंग इट राइट, बट हमारे एक मेजर बैंक था, उसको बेल आउट कराया था बिकॉज इन्होंने एक्चुअली में इतने पैसे लेंड कर रखे थे, लेंड करते करते गए, और वो सारे क्रेडिट क्वालिटी जो थी वो बहुत ख़राब थी, मॉर्टगेजेस थे जो थे वो बहुत ख़राब थे, एंड अल्टीमेटली बैंक जो है वही उनके पास दे रैन आउट, ठीक है, उन्हें बेल आउट कराना पड़ा, दे नीडेड मोर मनी, इन्फ्यूज़ कराना पड़ता उस सिस्टम में, तब जाके वो अपनी सिचुएशन सुधार पाए, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है काफ़ी बारी, और ये तो हम सर्टेन क्राइटेरिया बता रहे हैं, और काफ़ी फैसिलिटीज़ आरबीआई और भी देता है, तो ये शेड्यूल बैंक्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड, नॉन शेड्यूल बैंक। सिंपल सी बैंक है, जो शेड्यूल नहीं होंगे वही नॉन शेड्यूल होंगे। नॉन शेड्यूल बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट। तो ये एक तो पहले याद कर लो, सेकंड शेड्यूल, इसमें जो होगा वो शेड्यूल बैंक होगा, सेकंड ऐसे भी लिखा जाता है, सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। याद कर लेना, बाकी डिटेल्स अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, कौन करंट गवर्नर है, कहाँ पे हेडक्वार्टर्स था इनिशियल, और कहाँ पे अभी है करंटली, किस ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था, एवरीथिंग। सेकेंड शेड्यूल, दे डू नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया सेट बाय द आरबीआई फॉर द शेड्यूल बैंक्स। इनके अपने खुद के क्राइटेरिया होते हैं। क्या क्या की फीचर है, नॉट सब्जेक्ट टू द स्पेसिफिक रेगुलेशन एप्लीकेबल टू द शेड्यूल बैंक। जो जो रेगुलेशन जो शेड्यूल बैंक पे लगती है वो आरबीआई पे नहीं लगती, जो नॉन शेड्यूल बैंक पे नहीं लगती। टिपिकली हमारे स्मॉलर इन साइज है कंपेयर टू शेड्यूल बैंक्स, तो ये छोटे होते थे, छोटे बैंक्स होते थे। एंड एज ऑफ नाउ देर इज नन रिमेनिंग इन इंडिया, सो देर इज नो मोर नॉन शेड्यूल बैंक्स, ठीक है। हमारे अब कोई भी नॉन शेड्यूल बैंक्स नहीं रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया, सारे बैंक्स अब आरबीआई के शेड्यूल बैंक्स के अंडर ही आते हैं, 1934 सेकेंड शेड्यूल के अंडर, ओके। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी पे, पब्लिक सेक्टर बैंक की। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हाउ डू यू हैव टू कैटेगराइज बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। सी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर दोज इन विच अ मेजॉरिटी स्टेक इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। मैं 100% की बात नहीं कर रहा, बिकॉज गवर्नमेंट हैव बीन सोल्डिंग देयर सेलिंग देयर ओनरशिप, राइट। अब आपने देखा होगा काफ़ी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हमारे जो है काफ़ी प्रॉब्लमैटिक रहे हैं, हिस्टोरिकली जो है काफ़ी प्रॉब्लमैटिक एंगल से देखा जाता है। लोग क्या करते हैं, दे थिंक दैट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इतना काम नहीं होता, दे आर नॉट डूइंग इम्पोर्टेंट वर्क, विच इज़ अ ब्लेटेंट लाई है। देखो होता क्या है, अब पब्लिक सेक्टर बैंक का मोटो अलग है। मोटो क्या है, मोटिव जो है, दे आर हेयर टू सर्व, ठीक है, एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स। ओ सॉरी, अर्न की जगह मैक्सिमाइज प्रॉफिट पे थोड़ा वर्ड को मैं चेंज करना चाहूँगा, डिफरेंस आ जाता है उससे, नॉट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। अगर मैं बात करूँ, देखो पब्लिक सेक्टर बैंक का हमेशा से मोटिव था कि उन्हें सर्विस करनी है। सर्विस क्या करनी है, लोगों की। इंडिया वॉज यू नो हैविंग सो मेनी इशूज, जो हमारी पॉवर्टी रिलेटेड, हमारे जो वेल्दी लोग थे वो बहुत लिमिटेड थे। तो अब होता क्या, देखो बैंकिंग सेक्टर में लेके आना, मतलब बैंकिंग रेगुलेशंस में लेके आना, लोग अपने पैसे वहाँ जमा करें, तो आपको अकाउंट ओपनिंग बहुत सस्ती करनी पड़ेगी। अकाउंट ओपनिंग सस्ती होगी तभी जाके मेजोरिटी लोग विल ओपन देयर अकाउंट इन बैंक, दे विल कीप देयर मनी सेफ इन बैंक, राइट। तो इसका जो हमारी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, मैं थोड़ा एक केस स्टडी और एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा बताना चाहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर बैंक का जो मोटो रहेगा इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स। अब मैं सिंपल सी बात अगर आपसे पूछूं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है, इफ यू वर वन ऑफ द लीडर मैनेजर होते अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक के, तो आप क्या करते, आप ऐसी जगह प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को सेटअप करते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करने के चांसेस होते हैं। तो मतलब मेजॉरिटी सिटीज़ में, ठीक है, सिटीज़ की बात कर लिया, या फिर हम टीयर 1 सिटीज़ की बात करते हैं हिस्टोरिकली। तो अब क्या है, बाकी सारे लोगों से बैंकिंग का जो है
फेज ऑफ डेवलपमेंट वो दूर रह जाता। किसी को तो काम करना पड़ेगा ना, हर कोई तो प्रॉफिट के लिए नहीं सोच सकता। तो पब्लिक सेक्टर बैंक वहां पे है। पब्लिक सेक्टर बैंक का मोटो था लोगों को सर्व करना, ठीक है। दे वर नॉट आफ्टर प्रॉफिट्स, वो मैक्सिमम प्रॉफिट के पीछे नहीं भाग रहे थे। उनका मोटो था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करे एट बेयरेस्ट ऑफ कॉस्ट, एट मिनिमम ऑफ कॉस्ट। तो आप देखोगे कभी इनका इतना प्रॉफिट का कभी एंगल नहीं था, बट हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का था, ठीक है। The government has a significant influence in the management and decision making process of these banks. See, as government own these banks, तो यहाँ पे ऑब्वियसली उनकी कॉल्स होगी। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में दे कांट इंटरफेयर, ठीक है। आरबीआई के थ्रू एक रूल आ जाएगा, हाँ दैट इज इट। बट मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग की जो अगर बात करते हैं वहां पे तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सिर्फ गवर्नमेंट का ही होगा, बिकॉज गवर्नमेंट इज द वन हु इज ओनिंग दैट पर्टिकुलर बैंक, उनके पास ही ओनरशिप, ठीक है। अब इसके बाद है एम एट सर्विंग द पब्लिक इंटरेस्ट। देखो पब्लिक इंटरेस्ट पे किसी के ना किसी को तो सर्व करना ही था, इट हैज टू बी समवन। नहीं तो जितनी खराब हालत में एक टाइम पे वी वर, लाइक आवर कंट्री वाज फाइनेंशियली, तो कोई भी इतना जो हमने ग्रोथ देखा है, हमने जितनी ग्रोथ देखी है वो नहीं हो पाती पॉसिबल, राइट। तो बिकॉज हमारे जो एसबीआई है उसकी मैं बात करूँ तो इट वाज एस्टैब्लिश इन 1955, ओके। इसका हेडक्वार्टर्स भी महाराष्ट्र में, ठीक है, मुंबई। दूसरी बात क्या है, लोगों को लगता है दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा, जैसे अगर हम फाउंडेड की बात करते हैं वो 1955 में होता, बट दिस वाज नोन एज बैंक ऑफ कैलकाटा अर्लियर, ओके। उसके बाद इसके मर्जर हुआ, फिर इंपीरियल बैंक बना, और फिर फाइनली ये इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसको बुलाया जाता था। हिस्टोरिकली ये बहुत पुराना है, 1800 के टाइम्स का, इवन बिफोर आरबीआई। तो हिस्टोरिकली अगर मैं बात करूँ, जो एसबीआई का पुराना नाम था वो काफ़ी पुराना था, एंड यू नो इट वाज अ फर्स्ट बैंक इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, सबसे पहला बैंक जो था। तो बैंक ऑफ कैलकाटा, उसके बाद मर्जर मर्जर होते होते इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया तक पहुंचे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बाद हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे आए, स्टैब्लिश हुआ 1955 में, ओके। तो पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे वो बैंक होते हैं जिसमें मेजोरिटी स्टेक क्या है, गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर सकता है उनकी मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग में। एसबीआई का हमने एग्जांपल लिया, और उनका मोटो क्या है, सर्व करना पब्लिक इंटरेस्ट को, ना कि किस पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करने की, ठीक है। अब ये तो देखो, ये हिस्टोरिकली जो मैंने बताया वो दैट इज ऑल ट्रू, बट आज कल के टाइम पे वी आर सीइंग अ चेंज इन ट्रेंड दैट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर कैचिंग अप विथ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ठीक है, विथ प्राइवेट सेक्टर। एज यू नो इंडिया में सबसे बड़ा अगर मार्केट कैप है ऑफ बैंक, इट इज आइदर एसबीआई और एचडीएफसी, ठीक है। मतलब पब्लिक सेक्टर में एफडीआई है, और सॉरी एसबीआई है, एंड प्राइवेट सेक्टर में हमारा एचडीएफसी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कितनी मार्केट में वर्थ है उसकी, जो कितने लोगों की, तो इसमें हमारे एसबीआई की जो वर्थ है वो कुछ आई थिंक लाखों करोड़ों में है। एंड देन सेम यूज फॉर एचडीएफसी एज वेल। तो इतनी ज़्यादा वर्थ है, एंड एसबीआई इज ऑल्सो मेकिंग दोज चेंजेस, एंड दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स। तो वो इतना पीछे नहीं रहा एज वी यूज टू थिंक कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर लैकिंग, एंड they are not sincere, or there is something missing, but ऐसा नहीं है, they are neck to neck, they are also improving, they are also doing fabulous job, and you can see that how much the PSUs, the public sector bank, has been recovering since last few decades, right? तो कुछ last 5-10 years में हमने देखा काफ़ी majority changes आए हैं सर्विस में भी, and the quality that they have been providing in customer handling and everything, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अभी मैं इसको आगे एक्सप्लेन करना चाहूँगा, राइट। सो इफ़ यू वांट टू एनहांस योर पेपर वन जर्नी एंड आपको ज़रूरत है किसी लर्निंग की, तो व्हाट यू कैन डू इज़ बेसिकली क्लेम यूजीसी नेट ई एसेंशियल फॉर ऑल द पेपर वन 10 यूनिट्स by WhatsApping on this number 9873096760, ठीक है। 9873907600 इज अ व्हाट्सएप नंबर, इस पे व्हाट्सएप करना, एंड यू कैन क्लेम योर फ्री ई बुक एसेंशियल, जिससे आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू इज लर्न थ्रू ऑल द पीडीएफ्स। आपको इजीली सारा मटेरियल मिल जाएगा,
बहुत ईज़िली एक्सेसिबल है और बहुत ज़्यादा लूसिड वे में समझा रखा है। 35 पेज नॉलेज बूस्टर ई बुक अवेलेबल हो जाएगी। ओके, राइट? And thank you all for giving us an incredible rating on Google Play Store. If you haven't downloaded Google Play Store app, you can download the same from the description below. The link for the same will be mentioned in the description below. जो Play Store की link आपको मिल जाएगी. डाउनलोड करो Talent Blazer की app, and if you like the app, you can rate it. And we have been given a positive rating of 4.8. That has been incredible rating from your end. अगर आपने ट्राई नहीं करी है ऐप तो ऐप डाउनलोड करो. You can give a mock test for free. Will get uh, best solutions. Everything is there on the app. You can try it out. And thank you all for watching this video till the end. And do leave a like if you are coming for the if you like the effort that we have been putting. Subscribe to the channel if you are coming for the first time, and share this video with your friends and all those aspirants who are preparing for UGC Net Paper 2 Commerce. Right? Subscribe and hit the bell icon so whenever I come up with the next video, you get notified for the same. Thank you all.